एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों नव सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस में आपने ई व्याख्यानों के माध्यम से ही अध्ययन किया है और उसी व्यवस्था को हम आगे निरंतर रख रहे हैं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है और हम कक्षों में अध्यापन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है कि हम ई व्याख्यान बनाएं और आपको उनके माध्यम से आपको सिलेबस को समझाएं। तो आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं और मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पूर्वाध और फाइनल दोनों का सिलेबस हिंदी का शेयर कर दिया गया है, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक देख लें कि आपके पेपर क्या हैं और आपको क्या क्या उनमें से अध्ययन करना है, किस बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। प्रीवियस में आपके 4 पेपर थे और फाइनल ईयर में 5 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका आधुनिक काव्य का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र आपका साहित्य शास्त्र का और तीसरा भाषा विज्ञान का होगा। चौथा पेपर गद्य साहित्य में आलोचना, निबंध, नाटक पर होगा। और जो फाइनल के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष पेपर है, पंचम प्रश्न पत्र, वो किसी लेखक विशेष या कवि विशेष पर होगा। तो विद्यार्थियों, आपको मैं डॉक्टर वंदना शर्मा हिंदी के इस एमए फाइनल हिंदी के 3rd प्रश्न पत्र अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान का अध्यापन कार्य आपको करवाऊंगी। विद्यार्थियों, हमने पिछली बार भी ई व्याख्यानों के माध्यम से जो पिछला फाइनल ईयर था उसको भी भाषा के बारे में, पूरे प्रश्न पत्र के बारे में विभिन्न व्याख्यानों से उनको समझाया गया था। और अब आप जो नए विद्यार्थी हैं, प्रीवियस से प्रमोट होकर फाइनल में आए हैं, तो आपको भी उसी ढंग से अब पढ़ाया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप बड़े मनोयोग से, ध्यानपूर्वक और निरंतरता से इन व्याख्यानों को सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों, भाषा भी एक विज्ञान है। विज्ञान अर्थात जो कारण और कार्य और तर्क संगतता से अध्ययन जिसमें होता है, जिसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो विषय विज्ञान कहलाता है और भाषा भी इस दृष्टि से विज्ञान है। सबसे पहले भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा क्या है। आप लोगों को लगेगा कि भाषा अर्थात ये कोई विशेष बात नहीं है। भाषा के बारे में हम सभी परिचित हैं, सभी परिचित अवश्य हैं विद्यार्थियों, लेकिन भाषा का वैज्ञानिक उसकी परिभाषा क्यों हो सकती है, उसकी व्यवस्था क्या हो सकती है और वो किन किन विशेषताओं को समेटे हुए है, वो आज आपको इस ई व्याख्यान में बताऊंगी। विद्यार्थियों, सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने ऐसा कहा था। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, उसको साथ की आवश्यकता होती है। यदि वो एकांत में विचर लेता है तो पशु है या कोई विशिष्ट अवस्था में पहुंच गया होता है। तो चूंकि कि समाज में रहता है व्यक्ति, मनुष्य, तो समाज में रहेगा तो उसको क्या होगा, आपस में विचार विनिमय भी करना पड़ता है। और वो विचार विनिमय का माध्यम क्या होता है, तो एकाएक हमें सूझ पड़ता है कि भाषा होती है, शब्द होते हैं। तो जो व्यक्ति आपस में अपनी बात, अपनी भावना, अपना मंतव्य किसी के समक्ष प्रकट करता है, वो केवल भाषा के माध्यम से नहीं, अनेकों प्रकार से कर सकता है। अर्थात कभी वह संकेतों के माध्यम से, कभी वह स्पर्श करके कई प्रकार से कर लेता है, जिसमें कभी कभी हमारी गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृक और कर्ण, 5 इंद्रिय ही हमारे अपने किसी विचार विनिमय का माध्यम कही जा सकती है। चूँकि भाषा विज्ञान है, वो भाषा के इतने विस्तृत रूप पर विचार नहीं करती है। भाषा
बोलने और सुनने अर्थात संकेतों पर विचार नहीं करती है। संकेतों के माध्यम से या प्रतीकात्मक रूप से जो विचार विनिमय होता है उसको न सम्मिलित करके भाषा विज्ञान के अंतर्गत या भाषा की परिभाषा में हम बोले गए मुखार बिंद से जो उच्चारित होते हैं, उच्चारण अवयवों से जो शब्द उच्चारित होते हैं और दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, श्रोता उनको ग्रहण करता है, वो भाषा के अंतर्गत आता है। तो एक प्रकार से यदि हम देखें, जो भाषा अपने व्यापकतम रूप में वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किंतु जो भाषा विज्ञान है, यदि हम जिस भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिस भाषा का विश्लेषण किया जाता है वो इतनी विस्तृत, इतनी व्यापक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों विचार विनिमय के लिए तो कई बार व्यक्ति बहुत सारे साधनों को ले लेता है, लेकिन भाषा विज्ञान उनको नहीं लेती है। भाषा विज्ञान केवल भाषा उसे कहते हैं जो बोली जाती है और सुनी जाती है। बोलना मात्र मनुष्यों का, पशु पक्षियों का भी नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। तो अर्थात भाषा जो बोली जा सके, मनुष्य की, मनुष्य से इतर नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले कि भाषा की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। यूनानी विचारक प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में कि विचार और भाषा में थोड़ा सा ही अंतर होता है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत होती है, पर वही ध्वन्यात्मक होकर के होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा कहते हैं। अर्थात विचार जब वाणी में परिवर्तित हो जाते हैं, ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो भाषा कहलाते हैं। इसी प्रकार स्वीट नामक विद्वान ने भी कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्लॉक और ट्रेगर नामक विद्वान ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है, A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a society group cooperates। अर्थात भाषा वो है जो एक समाज विशेष के लोग आपस में बोलते हैं, समझते हैं, विचार विनिमय करते हैं। तो भाषा के लिए भाषा वास्तव में ही यादृच्छिक व्यवस्था होती है। यादृच्छिक अर्थात एक समाज विशेष में उसके प्रतीकों को और उसकी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। विद्यार्थियों, भाषा वास्तव में वक्ता के विचार श्रोता तक पहुंचाती है, इतना आप जान चुके हैं। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निसृत ध्वनि समष्टि या ध्वनि व्यवस्था है। अर्थात इसका आशय यह भी होता है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियाँ जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना से भी विचार विनिमय हो सकता है, किंतु वो ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। भाषा के अपने नियम होते हैं और भाषा की अपनी व्यवस्था है। वास्तव में भाषा के लिए कहा जाता है कि वो तो व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है। इसमें अपने इसके नियम होते हैं, इसका एक अनुशासन होता है। जो वक्ता बोलता है वही श्रोता इसको समझता है। अर्थात भूतकाल का वाक्य भूतकाल का ही समझा जाएगा, भविष्य काल का नहीं समझा जाएगा। इसमें ध्वनि, शब्द रचना, रूप रचना, वाक्य रचना सभी स्तरों पर एक व्यवस्था होती है। विद्यार्थियों, एक विशेष बात यह कि भाषा का प्रयोग एक समाज विशेष में होता है और वो उसी में बोली और समझी जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि समाज विशेष से तात्पर्य यह है कि जैसे हम भारतीय हैं या उत्तर भारत के लोग हैं तो हिंदी भाषा हमारे विचार विनिमय का, शिक्षा का माध्यम है। हिंदी यहाँ बोली जाती है, समझी जाती है। हम भारत के ही दूसरे प्रांतों में, दक्षिण भारत में चले जाएं या दूसरे देशों में चले जाएं तो वो वहाँ भाषा बोली और समझी नहीं जाएगी। इसलिए भाषा को यादृच्छिक भी कहा गया है।
अर्थात वो एक समाज विशेष के लोग उसको सीखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। क्योंकि यदि मैंने पुस्तक शब्द कहा है तो सामने वाला व्यक्ति उसको पुस्तक ही समझे, श्रोता कॉपी, कागज या कलम ना समझे। वास्तव में भाषा समाज में बोधगम्य होती है जब भी वो भाषा बनती है। तो अब संक्षेप में हम भाषा की परिभाषा के बारे में बात करें। आपको प्लेटो और संस्कृत में क्या कहा गया है भाषा के बारे में वो बता दिया गया है। अब हम भोलानाथ तिवारी जो हमारे प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भाषा की व्यवस्था क्या दी है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भावों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें से देखिए कितनी बातें निकल कर के आती हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है, संकेत आदि उसमें कार्य नहीं करते हैं, यादृच्छिक होती है अर्थात समाज विशेष में मानी हुई होती है, स्वीकार्य होती है, विचार विनिमय का माध्यम होती है और इससे अपने अनुभव साझे किए जा सकते हैं और दूसरों के अनुभवों को सीखा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो ये भाषा की परिभाषाएं हुई। संक्षेप में भाषा को हम कह सकते हैं कि ये उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक अर्थात आर्बिट्री ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें समाज विशेष के लोग आपस में विचार करते हैं, विनिमय करते हैं। विद्यार्थियों, भाषा मनुष्य को उस प्रकृति के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट शक्ति है, अन्यथा ये समाज, ये दुनिया गूंगों का होता। अब हम देखते हैं कि भाषा के अभिलक्षण क्या हैं। भाषा मनुष्यों की भाषा ही मानी गई है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। यद्यपि मनुष्यों से इतर या मानवेतर भाषा के भी कई रूप होते हैं, जैसे मधुमक्खियों की भाषा है, पशु पक्षियों की भाषा है, डॉल्फिन की भाषा है और पेड़ पौधों की भाषा भी होती है। विद्यार्थियों, भाषा के अभिलक्षण पे अब हम चर्चा करते हैं भाषा की परिभाषा के बाद में। यहाँ भाषा से यह आशय है मनुष्यों की भाषा, मानव की भाषा, मानवेतर भाषा नहीं। और अभिलक्षण से तात्पर्य है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषता, उसके मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण ही उस वस्तु को अन्य वस्तु से अलग अलगाते हैं, पहचान बनाते हैं उसकी। तो हम देखते हैं कि मानव भाषा के क्या अभिलक्षण हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों से अलग बनाते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले है यादृच्छिकता। यादृच्छिक शब्द का प्रयोग बारंबार आ रहा है और आप इसको ध्यान में रखिए। इसका अर्थ होता है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी भी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं होता है। यह समाज की इच्छा अनुसार माना हुआ होता है। समाज विशेष मान लेता है, वैसा ही स्वीकृत हो जाता है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता। ध्यानपूर्वक जानिए, अर्थात पूरे विश्व में एक ही भाषा होती। यदि पानी कहते हैं हम हिंदी भाषा भाषी और उसको यूरोपियन, अमेरिकन, जर्मन सभी उसको पानी ही समझ लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन भाषाओं में पानी के लिए अलग शब्द है, हमारे अलग है। पानी के लिए सभी भाषाएं पानी ही शब्द का प्रयोग करती। अंग्रेजी में वाटर का प्रयोग न होता, न फारसी आपका और न रूसी वदा। विभिन्न भाषाओं के सभी शब्दों को हम सब यादृच्छिक पाते हैं। ये यादृच्छिकता शब्द के स्तर पर थी। व्याकरण के स्तर पर रूप रचना और वाक्य रचना में भी यही बात लागू होती है। भाषा का दूसरा अभिलक्षण है कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन
उन्हीं के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता और सादृश्य के आधार पर नित्य नए असीमित वाक्यों का सृजन कर लेते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अनेक वाक्यों का हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। और मज़े की बात यह होती है कि वाक्यों के ये नए रूप होने पर भी श्रोता को कभी भी समझने में कठिनाई नहीं होती है। तो ये है भाषा की कमाल की सृजनात्मकता, जो वक्ता और श्रोता दोनों की ही भाषिक क्षमता के अंतर्गत शामिल होती है। उसी के परिणाम स्वरूप वक्ता नित्य नए नए वाक्यों का प्रयोग कर लेता है और श्रोता उनको समझ भी लेता है। जैसे उदाहरण देखिए, हम, मैं, वह, तुम, बुलवाना, इन 4 शब्दों से बहुत सारे वाक्यों को सृजन कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे तुमसे बुलवाया, मैंने तुम्हें उससे बुलवाया, उसने मुझे तुमसे बुलवाया, उसने तुम्हें मुझसे बुलवाया, आदि आदि। किंतु अन्य जीव जंतु में भाषा की ऐसी सृजनात्मक क्षमता नहीं होती। वे दोहरा बच सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, सृजन नहीं कर सकते हैं। भाषा की तीसरा अभिलक्षण है अनुकरण ग्राह्यता। मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण के द्वारा सीखी या ग्रहण की जाती है। अन्य जन्म से कोई भी व्यक्ति भाषा को नहीं जानता है। माँ के पेट से कोई भी बच्चा भाषा सीखकर नहीं आता है। किंतु अन्य सभी जीव जंतु अपनी भाषा अपने समाज में ही नहीं सीखते, बल्कि उनकी भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी अनुकरण से सीख लेता है। किंतु अन्य जीव जंतु ऐसा नहीं सीख पाते। कौवा काँव काँव ही करेगा, यदि उसको कहीं और भी सिखाया जाएगा तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन एक हिंदी भाषी अंग्रेजी सीख लेगा, अनुकरण करके, समझ के, सीख के, अपने अभ्यास से और प्रतिभा से। जर्मन सीख लेगा। लेकिन पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। तो भाषा सीखी जाती है, ये सीखने के योग्य होती है। भाषा की अगला अभिलक्षण है परिवर्तनशीलता। मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है। अर्थात कुत्ता आदिम काल से भौं भौं करता आ रहा है, कौवा काँव काँव करता आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु मानव भाषा हमेशा से परिवर्तित होती रही है। संस्कृत काल का कर्म प्राकृत काल में कम हो गया और आधुनिक काल में वह काम हो गया। इस तरह चिर परिवर्तनशीलता भी मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषा से अलगाती है। और इस अंतर का मुख्य कारण है कि मानव भाषा अनुकरण ग्राह्य होती है, जबकि अन्य भाषाएं आनुवांशिक होती हैं। द्वैतता। भाषा में किसी भी प्रकार का वाक्य या उच्चार 2 स्तर पर होता है। एक स्तर की इकाइयां सार्थक होती हैं और दूसरे स्तर की इकाइयां निरर्थक होती हैं। इन 2 स्तरों की स्थिति को ही द्वैतता कहा जाता है। इन इकाइयों में सार्थक इकाइयों को रूपिम अर्थात शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक चिन्ह आदि कहते हैं। अर्थात जो द्वैतता वाली स्थिति होती है उसमें कुछ सार्थक इकाइयां, कुछ निरर्थक इकाइयां होती हैं और सार्थक इकाई को रूपिम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बंदर ने फल तोड़े वाक्य में बंदर प्लस ने प्लस फल प्लस तोड़ प्लस ए, ये 5 सार्थक इकाइयां अर्थात रूपम हैं। अब दूसरे स्तर की इकाइयों में ये ध्वनियां हैं और जिनसे ये सार्थक ध्वनियां भी बनी हैं। जैसे आप विद्यार्थी जानते होंगे, बंदर को हम वर्णात्मक ढंग से यदि इनका करें तो ब, अ, न, द आदि होता है। तो ये 6 ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, किंतु ये आपस में मिलकर के भाषा में सार्थक इकाई का निर्माण करती हैं। इस द्वैतता की अभिरचना को द्वैतता कहते हैं। अर्थात भाषा में एक साथ 2 स्तरों पर अभिरचनाएं होती हैं, अर्थ द्योतक या विचार द्योतक। विद्यार्थियों, भाषा में भूमिकाओं की परिवर्तनशीलता भी होती है। परिवर्तनशीलता अर्थात जब हम परस्पर बातचीत करते हैं तो वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती हैं। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, और जब वो श्रोता उत्तर देता है अपनी
अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है तो वो वक्ता बन जाता है, और जो प्रथम वक्ता होता है वो श्रोता बन जाता है। यही भूमिकाओं की अदला बदली या उनका क्रम परिवर्तन उनकी परस्पर परिवर्तनशीलता है। यह अभिलक्षण हमें बंदर और मधुमक्खियों की भाषाओं में भी मिलता है, लेकिन बहुत देर तक और लंबा नहीं। अंतरणता, डिस्प्लेसमेंट। कुछ अपवादों को छोड़कर मानवेतर जीवों की भाषा केवल वर्तमान विषय में ही सूचना दे सकती है, भूत और भविष्य के विषय में नहीं। इसके विपरीत मानव भाषा है वो वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हुए भी भूत और भविष्य के बारे में कहने में समर्थ है। वह भाषा जो मानव भाषा है वो कालांतरण कर सकती है, अर्थात वो एक समय से, एक युग से दूसरे युग के बारे में, भविष्य के बारे में सूचना दे सकती है, तो उसको कालांतरण या अंतरणता कहा गया है। भाषा की एक और विशेषता है मौखिकता और श्रव्यता। मानव भाषा मुंह से बोली जाती है, कान से सुनी जाती है। इस तरह से मौखिक श्रव्य सरणी अर्थात एक मौखिक श्रव्य चैनल का प्रयोग किया जाता है। भाषा की लिखित पठित जो सरणी है, व्यवस्था है, वो मूलतः इसी पर आधारित है। ये भी इसको मानवेतर भाषाओं से अलगाती है। अब एक भाषा की और प्रवृत्ति है जिसे असहज वृत्ति भी कहा जाता है, नॉन इंस्टिंक्टिव। अर्थात मानवेतर जो प्राणी हैं वो भूख, कामेच्छा, भय, जीव सुलभ बातों को, सहज बातों के कारण प्राय सहज वृत्ति से कुछ मुंह से ध्वनियाँ निकाल देते हैं और उनके भावों का पता चल जाता है, लेकिन ध्वनियाँ उस अर्थ की ध्वनियाँ भाषा में नहीं होती है, अर्थात मानव भाषा में नहीं होती है। मानव भाषा मूलतः असहज वृत्ति की होती है, जीवन की सहजात वृत्तियों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, ये है भाषा की परिभाषा और मानव भाषा के लक्षण जो उसे मानवेतर भाषाओं से अलगाते हैं। अब हम अगले व्याख्यान में भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।